हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में जानेंगे और पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूरज के छिपने के बाद आप आकाश में देखेंगे तो आपको बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे। ठीक है, पहले तो एक दो ही दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और फिर आप इनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तारे जो है कुछ तो टिमटिमाते हैं, हमें शाइनिंग करते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाहट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद हमें क्या तो चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में, या तारे दिखाई देंगे। तो कुछ तारे जो है वो टिमटिमाते हैं और कुछ चंद्रमा की तरह जो है सिर्फ और सिर्फ चमकते हैं, यानी कि शाइन वो चमक चमक रही हैं जो। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। देखिए, एक महीने में जो चंद्रमा की जो स्थिति है या आकार जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। कभी तो आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा और कभी आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, कभी आपको आधा चंद्रमा दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक स्थिति के कारण होता है। जब आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, जिस दिन महीने में एक बार दिखाई देगा, तो उसको उस रात्रि को हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि जब आप पूरा चंद्रमा देखेंगे तो वो पूर्णिमा की रात होती है। और जिस दिन आप रात में चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे, यानी कि चंद्रमा आपको जिस दिन नहीं दिखाई देगा, उस दिन अमावस्या की रात होती है या नए चंद्रमा की रात होती है। आपने अपने घर में भी सुना होगा कि आज पूर्णमासी है या अमावस्या है। तो ये इसी के हिसाब से होता है कि आपको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा तो पूर्णिमा होती है, और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई देगा उस दिन अमावस्या होती है। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा नहीं होगा, अमावस्या के दिन आसमान आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी कि आप आसमान को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आसमान में क्या है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आपको ऐसा हैरानी होती है ये जान के कि हम क्यों नहीं देख पाते दिन में? ऐसा है कि ये जो चंद्रमा है या तारे हैं, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, ऊष्मा और प्रकाश के कारण हम इन्हें नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम इन्हें देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दिन होते ही अपने घर चले जाते हैं या इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन दिन में हम प्रकाश के कारण इनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कौन कौन सी खगोलीय पिंड कहलाती है? सूर्य, चंद्रमा और जितनी भी रात में के समय में चमकने वाली वस्तुएं हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाएंगी। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड किन्हें कह रहे हैं हम? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो जो ये खगोलीय पिंड हैं, ये बड़े बड़े आकार और गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। यानी कि जो सूर्य है ये किस चीज का बना है? गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा यानी कि और प्रकाश यानी कि हीट होती है और लाइट होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी कि देते हैं।
इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये इम्पोर्टेंट है, सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए जो सूरज है वो क्या है, एक तारा है, खगोलीय पिंडों का एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है, और जिसके पास अपनी ऊष्मा है, हीट है और लाइट है। सूर्य से ही तो हमें लाइट मिलती है, सूर्य से ही हमें हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ठीक है, गैसों से बना हुआ है सूरज, किससे बना हुआ है, गैसों से मिलकर बना है। तो आपने ये देख लिया, और ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला खगोलीय पिंड, और सूर्य भी एक तारा है, और पूर्णिमा और अमावस्या की रात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, यानी कि जितने भी चमकते हुए तारे हैं ये सूर्य के समान ही है ये, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ये जो तारे हैं ये भी खगोलीय पिंड ही है, यानी कि इनके पास भी अपनी ऊष्मा है, अपनी लाइट है, लेकिन ये हम पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि हम इनकी लाइट और इनकी जो ऊष्मा है उनको अपने मतलब कि महसूस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यानी कि देखो जो चीज़ हमारे से बहुत दूर होती है तो वो बहुत छोटी दिखाई देती है। अगर आप बुर्ज खलीफा की इमारत पर चढ़ जाएंगे और नीचे देखेंगे तो आपको बिल्डिंग भी बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देंगी, आदमी भी बिल्कुल जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देंगे, लोग भी चलते हुए आपको सड़क पर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई से देखने पर कोई भी चीज़ जो है वो छोटी दिखाई देती है। क्या तो आप पृथ्वी से ऊंचाई पर देखें या ऊंचाई से पृथ्वी पर देखें, बात एक ही है, आपको बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो तारे हैं ये हमारे से इतनी दूर है कि हम इनको इनकी लाइट को नहीं ले पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे कि मैंने बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया तो इन्होंने हवाई जहाज का एग्जांपल दे दिया है। आप देखेंगे, आप जब ऊपर एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर है। और देखिए इसका मतलब भी तारे तो कितनी ज़्यादा दूर होंगे कि हमें ये बिल्कुल छोटे से दिखाई दे रहे हैं, जिनकी लाइट और हीट हमारे पास आ ही नहीं पा रही है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि आप देखेंगे अब इसको, रात्रि में आसमान की ओर, जब आप रात के समय आसमान में देखेंगे तो आपको तारों का एक समूह दिखाई देगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये तारों का समूह दिखाया गया है, इनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इन नक्षत्र मंडल के भी अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने दो बताए हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जो आपको ये अपनी बुक में ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, 7 ऋषियों का समूह है, तो इसे सप्त ऋषि कहते हैं। ये नक्षत्र मंडल का एक समूह है जिसको हमने क्या कहा है, सप्त ऋषि कहा है। जो कि सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत, यानी कि 7 तारों का समूह है। आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 तारों का समूह है ये, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर यानी कि नक्षत्र मंडल की बात कर रहे हैं, और अर्सा मेजर में आपको 7 तारों का समूह ये दिखाई देगा। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए जब घड़ी नहीं बनी थी, हमें दिशा के बारे में भी नहीं पता था, तो हम कैसे दिशा का ज्ञान लगाते थे, लोग कैसे उस टाइम दिशा को देखते थे, तो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा यानी कि तारों की सहायता से, और तारों में भी कौन सा, ध्रुव तारा, उसकी सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाते थे। एक दिशा पता चल जाएगी तो दूसरी हमें अपने आप ही पता चल जाएगी। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना बेटा कि
जो उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा में को बताता है, और इसे हम उत्तरी तारे को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में ही होता है, अपनी स्थिति में ही है, मतलब कि अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और उसको पहचानना भी आसान है। ये जो सप्तऋषि है इसके माध्यम से आप ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि जो 7 ऋषियों का समूह है, सप्तऋषि का जो समूह है, जो कि अर्सा मेजर का भाग है, नक्षत्र मंडल का भाग है, उससे हम ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं, और ध्रुव तारे से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो इसमें आपको देखो ये दिखा रखा है, काल्पनिक रेखा के द्वारा ध्रुव तारे को देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है। जैसे हम ये कह सॉरी कि जो सूरज है उसके पास तो अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के पास जो है अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है। पृथ्वी जो है कहाँ से ले रही है ऊष्मा और प्रकाश, कहाँ से हमें लाइट मिल रही है, हमें सूरज से ही तो लाइट मिल रही है। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे पिंड को? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, यानी कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उन पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट्स ना, मरकरी, और बताइए आप, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये जो है ये सभी क्या है? प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, तो अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूरज है, सूर्य है। ठीक है, अब देखिए मैंने आसमान में तारों की बात करी थी, तारे भी तो है ना, सूर्य भी एक तारा है और वो दूसरे तारे भी हैं, लेकिन सूर्य हमारे इतनी पास है कि हम इसकी ऊष्मा और इसका प्रकाश ले पाते हैं। लेकिन जो रात के समय जो चमकते हैं तारे, वो हमारे से इतनी दूर है कि हम उनकी लाइट और हीट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि जो ऐसा पिंड ग्रह, ये अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ग्रह को। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक होता है, अर्थात पृथ्वी चारों ओर घूमने वाले। अब जैसे पृथ्वी है, यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जो जितनी पास होगा उसको कम टाइम लगेगा, जो जितनी दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि दे रखा है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ये जैसे इन्होंने बात करी है किसकी? बृहस्पति, शनि और यूरेनस की, तो आप देखेंगे कि ये जो इनके चारों ओर ऐसे रिंग्स ही होती है। ये रिंग क्या है? ये छोटे छोटे पिंड हैं जो कि आपस में इकट्ठे हुए हैं, और उन पिंडों, ये जो पिंड हमें दिखते हैं ये इस शेप में दिखते हैं कि इन छल्लों की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे
पिंड हैं जो कि इनके चारों ओर घूमते हैं। और ये जो छल्ले हैं इनको हम देख सकते हैं पृथ्वी से, वो शक्तिशाली दूरबीन होती है उनसे हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये एक देखेंगे सौरमंडल के बारे में कि ये देखो सूरज है, सूर्य के पास सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद वीनस आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, फिर मंगल के बाद जुपिटर, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। यानी कि ये आपको देखेंगे कि ये जो आपको ये रिंग सी दिखाई दे रही है, ये क्या है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं ये। ठीक है, आसमान से देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यानी कि आप चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनके अपने अपने उपग्रह हैं। ठीक है, कईयों के पास तो 2 भी हैं चंद्रमा, तो उसको भी हम जानेंगे बाद में। तो ये आप पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ये सोल किसको कहा जाता है, सोल कहा जाता है सूर्य देवता को। रोमन कहानियों में, पुरानी जो रोमन की कहानियां हैं उनमें सोल किसको कहते हैं, सूर्य देवता को कहते हैं। सौर शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य का एक परिवार है, सूर्य से संबंधित है। क्योंकि जो ग्रह हैं ये सभी सूर्य से ही क्या ले रहे हैं, ऊष्मा और प्रकाश ले रहे हैं, तो ये सूर्य का ही परिवार हो गया, सौर मंडल कहते हैं हम इसलिए से। ठीक है, सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो आपको ये काम जरूर करना है, सौर शब्दों का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखना है कि कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। सौरमंडल के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है कि इस पिक्चर के बारे में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि सूर्य, ग्रह, खगोलीय पिंड, पृथ्वी, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में। और क्वेश्चन आंसर्स भी हम लास्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। थैंक यू।